लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अविनाश के दिमाग में इस वक्त विश्व राज्य की बातें जख्म की तरह बार बार चुभ रही थी। चाहे वो कहीं पर भी जाए, लेकिन ये बात से वो उभर नहीं पा रहे थे। अपने सारे काम को ख़त्म करते हुए लगभग वो रात के 9:30 बजे तक घर पहुँचे थे और वो वैसे तो अपने बाकी के कुछ कामों को पेंडिंग में रख करके यहाँ पर आए थे, क्योंकि उन्हें तृषा से कुछ सवाल करना था। अभी वो जैसे कमरे के अंदर दाखिल हुए थे, तृषा भी बहुत बेचैन थी। इधर उधर लगातार टहली जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे पता लगाए कि उसके पापा की तबीयत अभी ठीक है या नहीं। और आखिर जो भी कुछ हुआ है, क्या अविनाश की वजह से? लेकिन तृषा के लिए मैटर ये नहीं करता था कि उसके डैड की हालत किसने की है। बस उसके डैड सही सलामत रहें, यही तृषा के लिए काफ़ी होगा। जैसे अभी अविनाश ने दरवाज़ा खोला ही था, उनका सवाल यही होता है, मुझे तुमसे कुछ। लेकिन सेम टोन में तृषा भी बिल्कुल उनकी तरफ देख कर के यही कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछ। दोनों एकदम से रुक गए थे और थोड़ी देर का पॉज लेकर के बस एक दूसरे को देखते हैं। अविनाश जो दरवाजे को धीरे से बंद करते हुए कहते हैं, यू गो फर्स्ट, क्या पूछना है? तृषा अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ देती है, क्योंकि उसे वैसे भी अविनाश का चेहरा नहीं देखना था। नाराज़ थी वो उनसे। वो अपने नील्स को देखते हुए कहती है, पापा की तबीयत के बारे में पूछना था, वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ। लेकिन तभी अविनाश जो बीच में उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, ठीक है, वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, प्राइवेट वार्ड में रख दिया गया उन्हें। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगे थे। वो अपनी वार्डरोब की तरफ जैसे ही जाते, तभी तृषा कहती है, आप भी कुछ पूछने? अविनाश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं पूछना है मुझे। और ये बोलकर वो अपने कपड़े को लेकर के क्लोजेट में जा चुके थे। ये देखते ही तृषा उनको रोकते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप मुझसे नाराज़ हो? होना तो नाराज़ मुझे आपसे चाहिए ना, जो भी कुछ आपने किया उसके बाद। अविनाश जो झटके से अपने हाथ में लिए कपड़े को एक साइड में फेंकते हैं और तृषा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सीरियसली तृषा, कभी तो सोचा करो अपने हस्बैंड के बारे में। शादी हुई है मेरी तुमसे। एक बार भी ख्याल आता है तुम्हारा कि तुम्हारी बातें मुझे कितना हर्ट करती हैं, या फिर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मेरे लिए वो मुझे कितना हर्ट करता है? कभी मेरे बारे में सोचती हो तुम? हाँ, माना कि लड़की हो, और ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों को अगर किसी के साथ एक बार अटैचमेंट हो जाती है ना, फिर वो इंसान चाहे उसे मार ही क्यों ना दे, लेकिन फिर भी तुम लड़कियां उन्हें गलत तो कहोगी नहीं। जैसे कि तुम्हारा और तुम्हारे डैड का कनेक्शन, क्या वो कनेक्शन तुम मेरे लिए फील नहीं कर सकती? मेरे साथ सेफ फील नहीं होता है? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तुम्हें? क्या मैं एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा तुम्हारे लिए? ये सारी बातें तृषा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। जवाब भी शायद देना चाह रही थी, क्योंकि अविनाश कभी उससे इस तरह से बात ही नहीं किए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या इतना हर्ट कर दिया तृषा ने अविनाश को। हाँ, जो भी कुछ हुआ था वो गलत तो था, लेकिन उसमें अविनाश की गलती है भी या नहीं ये भी तो नहीं जानती थी वो। अविनाश जो आगे कहते हैं, वो मेरे हॉस्पिटल में आकर के ठीक हुए हैं तृषा। मुझे उन्हें मारना ही होता तो मैं उन्हें अपने हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करता? बारे में सोचना तुम कभी। और ये बोलकर वो अपने कपड़े को दोबारा से लेकर के क्लोजेट में जा चुके थे और चेंज करते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहीं तृषा, जो कि थोड़ा देर तो एकदम से शांत पड़ गई थी और लगातार यही सोच रही थी कि आखिर उसने क्यों हर्ट कर दिया अविनाश को। हाँ, उसने ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी गलती क्या है? बहुत सारे असमंजस थे उसकी आंखों के सामने, लेकिन फिलहाल वो अपनी माँ के पास भागते हुए जाकर के ये बताती है कि पापा ठीक है, आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और अभी अभी उन्होंने मुझे आकर बताया है और उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके पास नर्स भी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मॉम। ये सुनते ही सुहाना जी की आंखों से आंसू एकदम से रुक गए थे और वो तृषा की तरफ देखकर कहती हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। अब अभी पता चला है कि वो हॉस्पिटल ही अविनाश जी का है और हमने उन्हें ही ब्लेम कर दिया कि उन्होंने तुम्हारे पापा को। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे ही बोलकर अभी सुहाना जी खड़ी हुई थी, तभी मृदुल कहती है, नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये सारी गलती तो मेरी है। मैं ही तो आप लोगों को भड़का रही थी। मुझे लगा कि तृषा को जैसा भी कल डैड ने कहा था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। मुझे लगा कि पक्का वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, और फिर अचानक से ये सब। आई एम रियली सॉरी। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, आई प्रॉमिस। सुहाना जी जो खड़े होते हुए कहती हैं, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, अब मुझे उनसे मिलना चाहिए।
और ये बोलकर वो बाहर निकलने लगी थी। ड्राइवर भी उनको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे। शकुंतला जी को यहीं पर रखा गया था क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। शकुंतला जी को यहीं पर रखा गया था क्योंकि उनकी भी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी और उनका अकेले हॉस्पिटल में कौन ही ध्यान रख पाता। वहीं तृषा जो कि वहाँ से खड़ी होती है, लेकिन तब तक मृदुल उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहुत बुरी बहन मिल गई है ना तुम्हें तृषा। ये सुनते ही अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा देर टहलना है मुझे। ये बोलकर अभी जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी मृदुल भी उसके पीछे पीछे गार्डन के पास आ चुकी थी, जहाँ बिल्कुल शांति था। अंधेरा तो नहीं था क्योंकि आसपास बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे, लेकिन फिर भी सुकून था। तृषा चुपचाप जाकर के एक बेंच पर बैठ गई थी। उसी के ठीक बगल में आकर के मृदुल भी बैठते हुए कहती है, हालात ने मुझे बहुत बुरा बना दिया है, कभी मैं तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाती, ऊपर से हर बार तुम्हें फंसा देती हूँ। यही सोच रही होगी ना मेरे बारे में। तृषा जो मृदुल की तरफ देखकर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, जिसकी किस्मत में ही तकलीफ़ लिखी हो तो फिर इंसान क्या कर सकता है। और कोई भी शख्स मुझे जानबूझकर के तकलीफ़ नहीं देता, ये बात तो मैं भी समझती हूँ। मेरे आसपास मुझे जितने भी लोग मिले सब बहुत अच्छे हैं, बस शायद मेरा ही कुछ। ये सुनते ही मृदुल उसको बीच में रोक करके उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ऐसी क्यों हो तुम तृषा, बचपन से ऐसे क्यों हो तुम। जब भी पापा तुम्हें मारते थे और आसपास की मोहल्ले वाली आंटियाँ भी तुमसे पूछती थी तब भी तुम कुछ भी नहीं कहती थी उन्हें। जब दादी माँ उन्हें श्राप देती थी और उल्टा सीधा बोलती थी तब भी जाकर के तुम ही उनको रोकती थी कि कुछ भी अगर आप बोलेंगी तो पापा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी क्यों हो तुम। बचपन से किसी ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी सबके बारे में इतना कैसे सोच लेती हो यार। इंसान हो तुम, कोई भगवान थोड़ी ना हो। तृषा जो कि खड़े होते हुए कहती है, लड़की हो ना, वैसे भी लड़की होना तो एक गुनाह ही होता है, और पापा ने तो हमेशा मुझे इस गुनाह का दोषी इतनी आसानी से ठहरा दिया कि सारी गलती मेरी है, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे भी आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मृदुल उसको रोकते हुए कहती है, कल जो भी कुछ हुआ ना तृषा, आई एम रियली सॉरी, पर तुम तो जानती हो ना, अगर पापा को गुस्सा आ जाता, अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करती उस वक्त, तो पापा बात को और आगे बढ़ा देते। और जो भी कुछ तुम्हारे साथ उस क्लास 8 में हुआ था वो सब अगर तुम्हारी ससुराल को पता चल गया तो। अचानक से तृषा मृदुल का हाथ छोड़ चुकी थी और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें भरना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो। उसका दिल बहुत ज़ोर से घबरा रहा था और वो अपने कदमों को पीछे ले जाते हुए कहती है, नहीं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कभी नहीं, वरना वो अभिराज जी भी मुझे छोड़ देंगे, वो मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा ना, और अभिराज जी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा ना दीदी। ये सुनते मृदुल कहती है, नहीं, कोई नहीं बताएगा उन्हें, और कौन ही बताएगा, मैं तो इस बारे में पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। कोई कुछ नहीं बताएगा उन्हें, आई प्रॉमिस। तृषा अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ, उन्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा। और ये बोलकर वो हल्का हल्का शिवर करते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी। उसे भी याद नहीं था ये बात कि अविराज को तो उसने ये सारी बातें खुद बता रखी हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था तृषा के साथ, किस तरह से उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और किस तरह से उसके प्यार को बुरी तरह से ठुकरा करके सिर्फ उसे ये रियलाइज़ कराया गया था कि वो तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसे इस्तेमाल करके लोग फेंक देंगे। एक एक करके बचपन से हो रही सारे तृषा के कंडीशंस जो कि उसके दिमाग में घूम रहे थे और ऐसे गूंज रहे थे कि अंदर से तृषा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। बहुत बुरी तरह से कांप रही थी वो, और उसे कोई चाहिए था जिसे वो ज़ोर से हक करके इस वक्त रो सके और साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को उसे समझा सके। एक तो तृषा में सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ जल्दी शेयर ही नहीं कर पाती थी, और अगर किसी को उसके बारे में पता चल जाए तो उसे तकलीफ़ होती थी कि आखिर वो शख्स अब उसे सिंपैथी भरी निगाहों से देखेगा या शायद तृषा को ही गलत समझ लेगा। दूसरी तरफ यहाँ अविराज जो कि विक्रांत और दानिश के साथ बैठे थे, उनके ठीक सामने इस वक्त शिवाय जो कि अपने हाथ में ड्रिंक का एक ग्लास लिए हुए लगातार उसे बस हल्का हल्का सिप कर रहे थे और उनका ग्लास ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और वहीं अविराज जो कि पूरी एक बॉटल ख़त्म कर चुके थे।
शिवांग को रोकते हुए कहते हैं, कंट्रोल यार, क्या कर रहा है? कल तेरा एक ऑपरेशन भी है ना, फिर ये सब संभल कर रहे। ज़्यादा ड्रिंक करेगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा तेरा। विक्रांत उनके एक साइड में खड़ा था और दानिश दूसरे साइड में। वो दोनों को अपने हाथों के इशारे से बाहर की तरफ भेज दिए थे और शिवाय के चेयर के थोड़ा और क्लोज अपने चेयर को लाते हुए कहते हैं, त्रिशा के साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ना मैं। उसे मेरे साथ नहीं रहना है शायद। वो अपनी फैमिली में ही खुश थे यार। खामखा ये सारे ड्रामा करके उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दी है मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नफ़रत करती है वो मुझसे। ये सारी बातों को सुनकर शिवाय, जो कि अभी तो कुछ बीच में बोलते, लेकिन तभी अविराज कहते हैं, आज सिर्फ सुनेगा तो कुछ नहीं बोलेगा। त्रिशा मुझसे प्यार नहीं करती है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन फर्स्ट डे जब वो मिले थे ना शिवाय, तभी उसने मुझे देखा तक नहीं था ठीक से। मैं बार बार कोशिश करता था उससे मिलने की, लेकिन वो हर बार मुझे टाल देती थी। बाहर ही नहीं आती थी यार मुझसे मिलने। वो तो फिर मैंने दानिश के लिए एक फ्लैट खरीदा तो जाकर उसे देखने का मौका मिल पाता था। दानिश से ज़्यादा तो उस फ्लैट में मैं रहा करता था। क्या करूं, उसकी आदत लग गई थी मुझे। पर मैं गलत हूं ना शिवाय, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं उससे प्यार करता हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है। उसको क्यों ज़बरदस्ती इन सब में घसीट लिया मैं? आई एम वेरी बैड यार। मैं अच्छा हस्बैंड बन ही नहीं पाया कभी। ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा दोस्त बन पाया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं ना शिवाय जो कि बस इस वक्त अविराज को सुन रहे थे, क्योंकि अविराज कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते थे। मॉम डैड को टाइम नहीं देता हूँ, इवन अपने भाई बहनों को भी टाइम नहीं देता हूँ। सबके साथ रूड रहता हूँ, सबके साथ ऐसे बात करना भी नहीं आता मुझे ठीक से। अभी ना मुझे अपनी गलती सुधारनी है शिवाय। सारे रिलेशन को मैं ख़राब कर सकता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ के साथ, उसके साथ मुझे अच्छे से रहना है। आई लव हर, आई ट्रूली लव हर। पर मैं उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं रख सकता। आज पता है उसने क्या कहा मुझसे? मैं बस उसे प्यार से अपनी बाहों में लिया हुआ था एंड शी वाज सेइंग कि उसे मेरी बाहों में घुटन महसूस हो रही है। उसने मुझसे कहा, डायरेक्टली कहा कि अगर उसे दर्द भी होगा तब भी मैं उसे छोड़ूंगा थोड़ी ना। मैं तो उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखूंगा। यही तो करता आया हूँ मैं, हर रिश्ते को ज़बरदस्ती बांधने की कोशिश। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिवाय। उसे मेरे साथ नहीं रहना है, वो नहीं रहेगी। इवन मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। मैं कल से घर पर जाऊँगा ही नहीं। मैं अपने फ्लैट में रहूँगा और उसे फुल प्राइवेसी दूँगा, क्योंकि मैं उसे उसके घर नहीं भेज सकता। उसके घर में उसे बहुत काम करवाया जाता है और पता है उसे ना कोई प्यार नहीं करता। उसके अपने मॉम डैड तक प्यार नहीं करते। मैं उसे कैसे उसके घर पे भेज सकता हूँ? समझती ही नहीं है यार वो। लेकिन मैं भी उसके पास नहीं रहूँगा। उसे अकेलापन चाहिए शायद। मैं उसे तब तक अकेला रखूँगा जब तक वो मेरे साथ रहने के लिए खुद राज़ी नहीं हो जाती। ऐसे करूँगा तो वो ठीक रहेगी ना? शिवाय जो कि चुपचाप बस अपने सर को हाँ मिला रहे थे, और जैसे अविराज ने ये सवाल किया था, वो एकदम से शांत पड़ते हुए कहते हैं, तू जो कर रहा है ना, उतना उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता। और वैसे भी उससे दूर होने की क्या ज़रूरत है तुझे? क्या उसने कभी तुझे ये बात बोली नहीं है कि तेरे साथ उसे अच्छा लगता है? क्या वो तेरे साथ कभी रोमांटिक? इस बात पर अविराज जो हल्का पीछे अपने चेयर पर लीन होते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहते हैं, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक तो दूर की बात है। वो तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। हमारे बीच में रिश्ता कम चलता है, झगड़े ज़्यादा होते हैं। और ऐसा लगने लगा है कि ये झगड़ा कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। वो भले मेरे साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ खुश है भी या नहीं ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब अविराज अपनी त्रिशा के पास तब तक नहीं जाएगा जब तक त्रिशा खुद नहीं चाहेगी। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा,
मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए बेस्ट हस्बैंड बनूँ। उसने तो कभी प्यार देखा ही नहीं है यार। उसे दिखाना है, उसे बताना है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए मैं उससे भी दूर हो सकता हूँ। मैं घर नहीं जाऊँगा। और ये बोलकर वो खड़े हो चुके थे और बहुत ही लड़खड़ाते कदम से फाइनली अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। और दानिश से कहते हैं कि आज वो गाड़ी घर के लिए नहीं बल्कि अपने दूसरे अपार्टमेंट के लिए, जहाँ पर अविराज आराम से अपना काम करेंगे और घर का वो तो नाम भी नहीं लेंगे जब तक त्रिशा खुद उन्हें अपने पास नहीं बुलाएगी और जब तक त्रिशा को खुद नहीं लगेगा कि अविराज को उसके साथ होना चाहिए। लेकिन अविराज को कहाँ पता था, एक तरफ अविराज का दिल जल रहा था त्रिशा के बिना, तो वहीं त्रिशा जो कि इस वक्त अविराज को बहुत बुरी तरह से मिस कर रही थी। वो चाह तो रही थी कि वो फ़ोन उठाकर उन्हें कॉल कर ले, लेकिन किस मुंह से बात करेगी वो। इतना गलत सलत जो उसने बोल दिया था अविराज को, उसके बाद क्या वाकई अभी उन्हें अपने पास बुलाना सही होगा? और शायद वो काम भी तो कर रहे होंगे, फिर त्रिशा क्यों उन्हें डिस्टर्ब करे। अगले दिन त्रिशा जो कि इस वक्त सुबह सुबह शकुंतला जी के पैर के पास आकर के अपने सिर को टिकाए हुए लगातार बस सुबह कर रोए जा रही थी। और वहीं शकुंतला जी जो कि उसके सर पर अपने हाथों को प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, तुम सुबह से ऐसे आकर के मेरे पास चिपकी हुई हो, मेरे गोद में सर रख कर के रोई जा रही हो और अपनी दादी माँ को फिर भी नहीं बता रही हो कि बात क्या है। बेटा ऐसे करोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। त्रिशा अपने चेहरे को उठाकर अपनी दादी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, मैं क्या करूँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है दादी माँ, मुझे ना रिश्ता निभाना नहीं आता है और वो अपनी तरफ से अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, फिर भी मैं कितनी बुरी हूँ ना, उन्हें हमेशा तकलीफ पहुँचाती हूँ। किसी और लड़की ने बोला तो मैंने उसकी बात मान ली और उन्हें गलत समझ लिया, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। और फिर कल जो भी कुछ हुआ उसमें मृदुल दी ने थोड़ा बहुत बात की इस बारे में, तो फिर से मैंने अपने हस्बैंड को गलत समझ लिया। मुझे शायद उन पर ना भरोसा ही नहीं होता, या फिर शायद मैं उनसे प्यार ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे बात करूँ उनसे, कैसे माफ़ी मांगूँ उनसे। ये सुनते हैं उसकी दादी माँ जो कि उसके गाल को खींचते हुए कहती है, हट पगली, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, तुम तो हमको डरा दी थी। अच्छा सुनो, इधर आओ, बैठो ऊपर। तभी त्रिशा कहती है, नहीं ऊपर नहीं, यहीं पर रहूँगी, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी उसकी दादी माँ उसे खींचकर ऊपर बिठाते हुए कहती है, चुपचाप से बैठो यहाँ पर और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो पति है तुम्हारा, दोस्त नहीं है जिससे माफ़ी मांगोगी। अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ा और कुछ करो। ये सुनते त्रिशा जो हैरान होकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए थोड़े क्वेश्चन भरे निगाहों से अपनी दादी माँ को देख रही थी कि क्या बोल रही हैं ये। तभी शकुंतला जी उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहती हैं, देखो ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो कभी कभी बोर होने लगता है। तुम लोगों के लैंग्वेज में वो क्या होता है, एडिक्ट करो उन्हें अपनी तरफ। ये सुनते त्रिशा कहती है, ये सब क्या बोल रही हैं आप, मैं पूछ रही थी मैं उनसे माफ़ी कैसे। लेकिन तभी उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें खींच के। तभी त्रिशा कहती है, मार के बोल रहे एक थप्पड़ लगाऊंगी, मार तो दिया आपने। शकुंतला जी जो कि उसके हाथों को अपने हाथों में भरते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है जब तुम्हारे दादाजी मुझसे नाराज़ हुआ करते थे तो हम क्या करते थे। त्रिशा एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या करती थी। वो धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहती हैं, अपने हुस्न का जादू। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, हाँ आप ये सब करती थी। तभी इस बात पर उसकी दादी जो उसे घूरते हुए कहती हैं, माना कि हमारा एक ही बेटा हुआ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे बीच में वो सब कम था। अरे हम दोनों तो इतने अच्छे जोड़े थे कि सब लोग हमें देख करके हमारे जोड़े की कसमें खाया करते थे। जब भी तुम्हारे दादाजी नाराज होते थे तो बस अपने पल्लों को हल्का सा नीचे कर देते थे, उसके बाद उनकी नाराजगी तो समझो मतलब गायब तो हो जाती थी, साथ ही हम पर लट्टू हो जाते थे। त्रिशा हंसते हुए कहती है, दादी और सो इंटरेस्टिंग, आपने तो कभी इस रूप को मुझे दिखाया ही नहीं। शकुंतला जी उसके गालों को खींचते कहती हैं,
तो ये वाली उम्र तुम्हारी अभी आई है ना, तो अभी इस बारे में बताऊंगी। देखो, अब तुम भी लड़की हो, ये जो उम्र होती है ना, इसमें होता है अंदर से उबाल उठता है, लेकिन उसे दबा देते हैं लोग, और जो दबा देते हैं वो खुश नहीं रह पाते। वो पति है तुम्हारा, हक है उसका तुम्हारे ऊपर, तो थोड़ा हक तुम भी दो ना उसे। अब वो तो कितना शरीफ है, तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती किया है उसने? त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं, कभी नहीं, वो तो कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहते। तभी इस बात पर वो हल्का हल्का नीचे की तरफ अपने चेहरे को झुकाए हुए थी। तभी उसकी दादी माँ कहती हैं, तो थोड़ा तुम आगे बढ़ो ना, अपने हाथ को आगे बढ़ाओगी तो वो भी हाथ पकड़ ही लेंगे। त्रिशा जो अपनी उम्र का अपनी दादी को याद दिलाते हुए कहती है, अभी मैं सिर्फ 19 की हूँ दादी, 20 की होने वाली हूँ, अभी ये सब करूँगी तो। तभी उसकी दादी जो खड़े होते हुए कहती है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तुम क्या मेरी उम्र की हो जो तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा? अरे यही तो जवानी का उम्र है, इसी में सब होता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, बस जो कह रही हूँ वो करना, ठीक है? अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही थी। त्रिशा जो घर में बोर हो रही थी, बेचारी, उसे भी तो कोई चाहिए था ना अपने साथ। अभी मात्र 10:30 बजे थे, तभी विराज के फ़ोन पर किसी का फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था। दानिश जो बार बार उससे डिस्टर्ब होकर फ़ोन काट दे रहा था क्योंकि वो लोग अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। अभी विराज जैसे कॉन्फ्रेंस अपना ख़त्म करते हुए बाहर निकले ही थे कॉन्फ्रेंस हॉल से, कॉरिडोर में ही दानिश उनके ठीक बगल में जाकर के फ़ोन को उनके हाथ में देते हुए कहता है, त्रिशा मैम का कॉल था सर। दानिश वैसे तो त्रिशा को त्रिशा ही बुलाता था, लेकिन अविराज के सामने पता नहीं कि उसे मैम बोलना ही पड़ जाता था त्रिशा को। लेकिन अविराज जो कि थोड़े गुस्से में कहते हैं, मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं कैबिन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये बोल कर वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को ले आकर के अपने साथ बैठा करके इस वक्त फाइल्स वगैरह की चेकिंग कर रहे थे और साथ ही अप्रूवल दे रहे थे। तभी अचानक से दानिश फिर से अंदर की तरफ आते हुए कहता है, सर मे आई कम इन? अविराज को नहीं पता था कि दानिश को कौन सा काम है जिसकी वजह से वो उसे अंदर बुला तो लेते हैं, लेकिन तभी दानिश फ़ोन को उनके हाथ में देते हुए कहता है, सर अभी अभी मृदुल का कॉल आया था, वो कह रही थी कि त्रिशा को चोट लगी है और वो अपने कमरे में है, आपके कमरे में। यहाँ पर 2 क्लाइंट्स बैठे हुए थे। तभी वो दोनों की दोनों हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे क्योंकि विराज का पेन एकदम से रुक गया था अपनी जगह पर, और वो दानिश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? फ्लोर को घूरते हुए अपनी आंखों के इशारों से ही बाहर कर दिए थे और तुरंत ही फ़ोन को लेते हुए दानिश को भी अब बाहर जाने का इशारा कर देते हैं। फ़ोन को जैसे वो अपने कान पर लगाए थे, दूसरी तरफ से इस वक्त आरोही, नूर और मृदुल तीनों मिल करके त्रिशा को रेडी किए थे। और अभी आरोही जो अपना थम्स अप करते हुए कहती है, ओके रेडी, आ रहा है फ़ोन, और हाँ जैसा कहा है वैसा करना, एक्टिंग आती है ना करने? त्रिशा कहती है, ये ब्लाउज़ कुछ ज़्यादा डीप। शकुंतला जी कहती हैं, मैं तो कहती हूँ एक हुक खोल ही दो तुम। ये सुन करके सारे लोग अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे और तभी मृदुल कहती है, दादी चलिए यहाँ से, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं, आप लोग के टाइम में शर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी क्या? आजकल के लोग तो इतना ज़्यादा। तभी शकुंतला जी कहती हैं, चुप रहो तुम लोग, वैसे भी आरोही के बारे में तो उसने मुझे खुद बताया है। तुम। तभी आरोही कहती है, दादी दादी नहीं, आपसे सिर्फ सीक्रेटली बताया और किसी को भी इस बारे में पता नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। यहाँ चारों ने मिल करके त्रिशा को बहुत मुश्किल से प्रिपेयर किया था। वो इन सारे मामलों में काफ़ी ज़्यादा बुद्धू जो थी। फ़ोन जैसे उठा था तभी त्रिशा जो कि कराहते हुए कहती है, हाँ हेलो। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा अलग और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि अविराज, जहाँ अभी अविराज के भाव एकदम से तनी हुई थी, वो एकदम से शांत पड़ने लगी थी और साथ ही अविराज अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए उसकी आवाज़ को बहुत ही गहराई के साथ महसूस करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, चोट लगी है तुम्हें? त्रिशा सुनकर कहती है, आपको कैसे पता चला? अविराज अपने चेहरे को नाम मिलाकर खुद से कहते हैं, शिट, ये मैंने क्यों पूछ लिया, इसे लगेगा कि मैं इसकी बहुत फिक्र करता हूँ और इसे ही देख रहा हूँ। बस ऐसे ही मुझे अभी अभी दानिश का फ़ोन आया था, दानिश ने बोला था कि उसको मृदुल का कॉल आया है। अविराज तो जैसे अपनी बातें भूलना शुरू कर दिए थे और ये हिचकिचाहट अविराज के ज़ुबान पर पहली बार नज़र आ रही थी। तभी त्रिशा कहती है, हाँ वो ज़्यादा चोट लग गई है और ऐसी जगह लगी है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको,
आई मीन बताने में अजीब लगेगा। ये सुनते ही अविनाश कहते हैं, क्यों? और एक बात बताओ, तुम्हें चोट कैसे लग गई? ध्यान से चल नहीं पा रही हो तुम? और इतनी ज़्यादा क्लमसी क्यों हो? एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, गिरती पड़ती रहती हो। ऐसे ऐसे संभालोगी खुद को? डॉक्टर बनने वाली हो त्रिशा। लेकिन अभी तो अविराज अपने टेम्पर को हाई करने की कोशिश में लगे हुए थे, बट बीच में त्रिशा की आवाज़ फिर से गूंज जाती है उनके कानों में। अच्छा सॉरी ना, पर ऐसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो मुझे किसी को बताने में अजीब लग रहा है कि मुझे कहाँ चोट लगी है। अगर आप आ जाते तो मुझे दवाई लगा देते। अविराज, जो कि उसकी ऐसी आवाज़ को सुन करके थोड़ा तो कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये त्रिशा ही है ना, ऐसे कैसे बात कर रही है। और अविराज जो उसे कहते हैं, कहाँ लगी है? मैं तभी त्रिशा अचानक से उन्हें वीडियो कॉल करना शुरू कर दी थी। अविराज जो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, अब त्रिशा वीडियो? त्रिशा कहती है, अरे आप ऑन करिए ना कैमरा, तभी तो दिखाऊंगी आपको। एक्चुअली वो क्या है ना कि आपके आसपास अगर कोई है नहीं तभी ऑन करिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अविराज इधर उधर देखते हैं और फिर केबिन की तरफ, और फिर अपने साउंड से अपने वोकल का कमांड देते हुए ही केबिन के दरवाजे को लॉक कर दिए थे। फ़ोन को रिसीव करते हुए जैसे अभी वो सामने की तरफ देखे थे अपने स्क्रीन पर, इस वक्त त्रिशा जो कि उनकी तरफ हल्का सा बेंड थी, और वो हल्का सा बेंड होना भी अविराज को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि वो एकदम से अपने मुंह को खोले के खोले रह गए थे और भूल चुके थे कि उन्हें कुछ बोलना भी है। वो देख रहे थे कि आखिर उनकी वाइफ ऐसे साड़ी पहन कर बैठी हुई है, वो भी इतना डार्क कलर का साड़ी। अविराज जो सारी बातों को एक साइड में रखते हुए त्रिशा से कहते हैं, तुम साड़ी पहनी हो? त्रिशा हल्का ब्लश करते हुए अपने बालों को कान के पीछे लगा कर कहती है, हाँ वो मन कर रहा था पहनने का। वैसे ये कलर मेरे ऊपर सूट कर रहा है। मुझे ऐसा बोला कि मेरे ऊपर ये रेड कलर अच्छा लगेगा। अविराज जो उसे कहते हैं, हाँ अच्छा है। चोट कहाँ लगी तुम्हें? त्रिशा जो कि अविराज की तरफ हल्का हल्का झुकना शुरू कर दी थी, मतलब कैमरे की तरफ, लेकिन अविराज को सब कुछ काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा था, जिससे वो खुद ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या चोट कहाँ लगी है वो दिखाओ। तभी त्रिशा कहती है, वही तो दिखा रही हूँ, आप इधर उधर देखेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? अविराज ये सुनकर कहते हैं, अच्छा। और फिर वो अपने चेहरे को जैसे ही अभी स्क्रीन की तरफ दोबारा से मोड़े थे, त्रिशा जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा अपने चेस्ट के करीब ला चुकी थी, और फिर धीरे धीरे अपने पल्लू को नीचे करते हुए कहती है, आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रैच लग गया है। और पता है उसकी सांसें इतनी ज़ोर से चल रही थी कि अविराज को बहुत ही अच्छे से महसूस हो रहा था कि इस वक्त त्रिशा की हालत क्या हो रखी है, और उनकी हालत क्या हो रही है इसके बारे में तो वो बिल्कुल अनअवेयर थे। आखिर त्रिशा कर क्या रही है? इतनी आसानी से अभी तक उनका गुस्सा जो कि चरम सीमा पर था, इतने सारे क्लाइंट्स को भी उनकी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ गया था, और यहाँ त्रिशा मैडम सिर्फ अपने पल्लू को हल्का नीचे करने के बाद सब कुछ कंट्रोल में कर ली। क्या इतना तुच्छ गुस्सा था अविराज का जो इतनी आसानी से ख़त्म हो गया? अविराज जो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब यहाँ चोट? त्रिशा जो ऑलमोस्ट अपने चेस्ट पर उंगली को पॉइंट करते हुए कहती है, हाँ यहाँ हल्का हल्का स्क्रैच दिख रहा है ना। अब पूरा तो नहीं दिखा सकती फ़ोन से, बट थोड़ा और अंदर है, अब ब्लाउज़ खोलना पड़ेगा। जैसे अविराज ने सुना था वो एकदम से अपनी आंखों को बंद करके अपने कैमरे को दूसरे साइड में कर दिए थे, क्योंकि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा बन रहा था। वो एकदम से अपने हाथों को ले जाकर अपने फोरहेड पर टैप करते हैं और फिर अपने टेम्परेचर को चेक करते हैं। एसी तो कूलिंग टेम्परेचर पर था, मगर उसके बावजूद भी अविनाश का टेम्परेचर क्यों इतना बढ़ रहा है? उनके दिल की हार्ट बीट जो कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। तभी त्रिशा अब अपने कैमरे को अपने सीने से दूर करते हुए अपने चेहरे को दिखाते हुए कहती है, वो क्या हुआ ना कि मैं वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, निकलते निकलते अचानक से दीवार पर जा कर के वो ऐसे लड़ा। तभी अविराज जो कि एकदम से अपनी आंखें बंद करते कहते हैं, त्रिशा आई एम गेटिंग इट, मैं आता हूँ। तो त्रिशा कहती है, नहीं अगर आप नहीं आएंगे तो मैं खुद से लगा लूँगी, पर वो मैं देख नहीं पा रही हूँ ना उस जगह पर। तो अविराज अपनी
आंखों को बंद किए हुए हल्का हल्का अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहते हैं, या आई एम अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी है कि तुम्हें ज़रूरत है मेरी। तृषा धीरे से कहती है, बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी आएंगे तो आप बिज़ी होंगे ना। अविराज जो वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, मुझे आधे घंटे दो, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ घर। डोंट वरी मैम, और तुम तब तक रेस्ट करो, किसी और से कुछ मत करना, आई मीन कुछ कहना भी मत। अच्छा थोड़ा ना लगता है ये। तृषा कहती है, हाँ वही तो, अब आप तो हस्बैंड हैं, सबके सामने इस तरह से थोड़ी ना। अविराज भी उसकी बातों को सुनते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली यही मैं भी कहना चाह रहा था। अब ओके तुम फ़ोन रखो, मैं आता हूँ। तृषा अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, जी जल्दी आएगा थोड़ा। और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया था। जैसे ही फ़ोन कटा था तृषा की सांसें तो नेक्स्ट लेवल बढ़ चुकी थी और वो जल्दी से अपने पल्लू को प्रॉपरली अपने सीने पर लगाती और साथ ही उससे अपने हाथ वगैरह को भी कवर कर ली थी। उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और वो इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनी थी अपने पूरे लाइफ टाइम में।